Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLS Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 3 that is translatory motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और वो ऑलमोस्ट एंड हो गया। आज उसका ये लास्ट टॉपिक है जिसे हम खत्म करने के बाद इस टॉपिक को एंड कर देंगे। जब हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले शुरू में ही हमने दो बातें कंसीडर की थी। पहली बात ये थी कि हम एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पर निगलेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते थे। इसके अलावा दूसरी चीज़ थी रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स सेंटर, जिसको हमने क्या किया था, निगलेक्ट कर दिया था। तो दो चीज़ें हमने निगलेक्ट कर दी थी। अब उन दोनों को क्यों निगलेक्ट किया था और अगर वो दोनों असरअंदाज हों तब हमारी मोशन पे क्या इफेक्ट होगा, इस चीज़ को देखने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि अगर एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड हो, मतलब हवा की जो रेजिस्टेंस है उसको हम निगलेक्ट ना करें, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्या असर होगा, वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। रेजिस्टेंस का जो मतलब है, अगर मैं आपको उसे ओहम लॉ से समझाऊं तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था V = IR। वहां पर R क्या था, R रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस जो करंट के अपोजिट होती है, यानी करंट को अपोज कर रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है तो इसका ये मतलब है कि हवा की वो कुव्वत जो रोक रही है किसी भी चीज को, किसी भी मोशन को रोक रही है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले तो हम एयर रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, सिंपल सी है, आसान सी है। इट इज द फोर्स ऑफ एयर ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। ये क्या है, ये फोर्स ऑफ एयर है ऑन ऑब्जेक्ट्स, जो कि ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, जो कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, मूविंग थ्रू इट, जो इसके अंदर से मूव कर रहे होते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हवा के अंदर से मूव करता है तो जो हवा उसके ऊपर फोर्स लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं और अगर आप तेज स्पीड से मूव कर रहे हैं और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कभी अगर आप अपना हाथ विंडो से बाहर निकालें और हवा में लहराएं तो आपको एक फोर्स फील होती है अपने हाथ के ऊपर। आपको फील होता है कि कोई चीज आपके ऊपर वजन डाल रही है, कोई चीज आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। तो वो फोर्स क्या होती है, वही वो फोर्स होती है जो एयर आपके हाथ पे लगा रही होती है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि इट इज द फोर्स ऑफ एयर ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर से मूव कर रहे हैं उसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है एयर, उसे हम क्या कहेंगे, एयर रेजिस्टेंस। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं कि ये क्या करती है। हमारी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, पहले तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया और बड़ा आइडियल बना के पढ़ लिया। अगर ये इन्वॉल्व हो तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से होगी, क्या इफेक्ट होगा उसके पाथ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, वर्टिकल डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, उसको देखते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन इसे मैंने डिटेल में समझाया है क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि हमने एयर रेजिस्टेंस को क्यों निगलेक्ट किया है और अगर वो इन्वॉल्व हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास इफेक्ट है वेलोसिटी के ऊपर, इफेक्ट ऑन वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होती है उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस का क्या असर होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, द हायर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर द एयर रेजिस्टेंस पुशिंग बैक अगेंस्ट इट्स वेलोसिटी। हायर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जितना बॉडी तेजी से मूव करेगी, द ग्रेटर द एयर रेजिस्टेंस पुशिंग बैक, उतना ही ज्यादा एयर रेजिस्टेंस उसे उतनी ही फोर्स के साथ पीछे फेंकेगी उसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट। यानी कि बॉडी अगर फॉरवर्ड मूव कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है, तो हवा क्या करेगी, उसे पीछे की तरफ उतनी ही फोर्स है, यानी जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही फोर्स से हवा क्या करेगी, उसे पुश बैक करेगी, उसे पीछे की तरफ धकेलेगी उसकी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब हवा ऐसा करेगी तो क्या होगा, उससे ये होता है जब हवा बार बार उसे पीछे की तरफ धकेल रही होगी तो ऑब्जेक्ट की, प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे वो डिक्रीज होती है वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जितनी वेलोसिटी से बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी उतनी ही फोर्स के साथ हवा उसको पीछे की तरफ धकेलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टार्ट में वो तेजी से आ रही है और हवा भी उसे ज्यादा तेजी से पुश कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ क्या होगा कि हवा उसको क्योंकि पीछे की तरफ पुश कर रही है तो जो बॉडी की वेलोसिटी है बॉडी वो लॉस करना स्टार्ट कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम हो जाएगी। फिर बाद में जब वेलोसिटी कम हो गई है, अब उसी तरह साथ साथ हवा की भी जो फोर्स है वो कम हो जाएगी क्योंकि वो उतनी होती है जितनी वेलोसिटी होती है। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो हवा भी ज्यादा फोर्स लगाती है और जैसे जैसे हवा की फोर्स की वजह से वेलोसिटी कम हो रही है, एट द सेम इंस्टेंट फिर एयर फोर्स भी जो है वो कम हो जाती है। इसी बात को हम न्यूटन के एक लॉ से भी समझ सकते हैं। न्यूटन का जो लॉ है F = ma, तो उसके मुताबिक क्या है कि अगर हम इस फोर्स को फोर्स ऑफ एयर कंसीडर कर लें, यानी कि एयर रेजिस्टेंस कंसीडर कर लें, क्योंकि फोर्स ऑफ एयर क्या है, वो एयर रेजिस्टेंस है,
इज इक्वल टू m है, और a क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी प्रोजेक्टाइल है उसकी ये एक्सेलेरेशन है। तो न्यूटन के लॉ के तहत फोर्स जितनी भी होगी उतनी एक्सेलेरेशन होती है। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा हमारी चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, जितनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करेगी उतनी ज्यादा फोर्स होगी। जैसे वेलोसिटी कम होगी बॉडी के वक्त गुजरने के साथ साथ एयर फोर्स की वजह से, वैसे वैसे क्या है, फिर फोर्स भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इनका जो आपस में तकरीबन डायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो इसको मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से शो किया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक बॉल है या कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, जिसकी वेलोसिटी है और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एयर रेजिस्टेंस अपोज करेगी, तो यहाँ पर मैंने अपोजिट डायरेक्शन बनाई है, यानी कि आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, फोर्स उसे इधर वापस की तरफ भेज रही है, और जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ खींच रही है। आखिर में क्या होगा, आखिर में यही होगा कि हमारी जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इसलिए हमने क्या किया था, एयर रेजिस्टेंस को स्टार्ट में ही निगलेक्ट कर दिया था, ताकि हमारा जो एयर रेजिस्टेंस का फैक्टर है ये वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट ना करे। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑन रेंज। अब रेंज क्या है, रेंज बच्चों हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है जो कि एक प्रोजेक्टाइल कवर कर रही होती है। अब एयर रेजिस्टेंस क्या करती है, एयर रेजिस्टेंस रेंज को इस तरह से इफेक्ट करती है। अगर मैं इस लाइन को रीड करूं तो आपको समझ आ जाएगा, एज द वेलोसिटी डिक्रीज, जैसे हमने यहाँ पर बात की कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है, तो एज द वेलोसिटी डिक्रीजेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Vx है, जो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे स्टार्ट में हमने कहा था कि हमने एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दी है, और एयर रेजिस्टेंस के निगलेक्ट करने की वजह से हमारी जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब वो कांस्टेंट क्यों हुआ था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग वाहिद एक एयर रेजिस्टेंस ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी पर लग रही होती है। अगर हम वर्टिकल एक्सिस की बात करें वहां पर भी एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है, लेकिन वहां पर साथ ग्रेविटी भी होती है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो वहां ओनली वन क्या चीज होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है। तो हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया था, इसलिए हमारा जो Vx यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो पूरा कांस्टेंट रहा था ड्यूरिंग द होल मोशन। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं एयर रेजिस्टेंस का, यानी एयर रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड कर रहे हैं। जब एयर रेजिस्टेंस हो, जब हम हवा को नजरअंदाज नहीं करेंगे, तब क्या होगा, तब हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। और जब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, विच रिड्यूसेस द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ना सिर्फ वो कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि ये होगा कि वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारी होल वेलोसिटी जो है, हमने यहाँ पर कहा कि डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, पूरी की पूरी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो उसका एक्स कंपोनेंट भी डिक्रीज हो रहा होगा, उसका वाई कंपोनेंट भी डिक्रीज हो रहा होगा। जब दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि Vx भी डिक्रीज हो रहा है, और जब Vx डिक्रीज हो रहा है विच रिड्यूसेस द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये प्रोजेक्टाइल की रेंज को कम कर देगा। अब जाहिर सी बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू कम हो गई है, तो अब बॉडी के पास इतनी वेलोसिटी नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है कि वो आगे तक जा सके। तो वो आगे तक जाने के बजाय थोड़ा सा पीछे गिर जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम में आपको शो किया कि अगर हम विदाउट एयर रेजिस्टेंस बात करें तो देखें ये जो रेड लाइन आपको शो हो रही है ये हमारी रेंज बनती है। तकरीबन यहाँ से बॉडी देखें मूव करना स्टार्ट हुई है, यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया और यहाँ पर जाकर उसने इम्पैक्ट किया। लेकिन अगर आप विद एयर रेजिस्टेंस देखें, जब हमने एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर लिया तो देखिए कितना फर्क पड़ गया। हमारी जो बॉडी है वो इतनी देर पहले यहाँ पर ड्रॉप हो गई है, यानी कि रेंज इतनी ज्यादा कम हो गई है। तो ये हमारा एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट है, क्योंकि Vx कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज हो गया, इसलिए बॉडी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो आगे यहाँ पे जाके गिरे, वो पहले यहाँ पे फॉल हो गई है और उसने क्या किया, रेंज को रिड्यूस कर दिया। थर्ड वन इज इफेक्ट ऑन हाइट। अब हम देखते हैं कि इसका हाइट पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे अभी हमने देखा कि रेंज को तो रिड्यूस कर देती है एयर रेजिस्टेंस, तो अब हाइट को देखते हैं कि हाइट को क्या करती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एज द वेलोसिटी डिक्रीजेस। ये बात हमने पहले ही पढ़ ली कि वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने वेलोसिटी के इफेक्ट में पढ़ लिया क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो एज द वेलोसिटी डिक्रीजेस द वर्टिकल कंपोनेंट Vy आल्सो डिक्रीजेस व्हिच रिड्यूसेस द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब जैसे हमने वहां पर कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कि वो कांस्टेंट नहीं रह रहा, और ना सिर्फ कांस्टेंट नहीं रह रहा बल्कि डिक्रीज भी हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हाइट में किस चीज की बात होगी, हाइट में हम वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं ना, वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। हाइट है ऊपर की तरफ जो वर्टिकल मोशन होगी उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम कह रहे हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यानी कि Vy जो है वो भी डिक्रीज होगा। अब वो पहले भी डिक्रीज हो रहा था क्योंकि हमारे पास जो है वर्टिकल एक्सिस है उस पर ना सिर्फ एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है, बल्कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होती है। अब ग्रेविटी तो हम पहले भी इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी आ गई। अब ये दोनों चीजें मिल गई तो जाहिर सी बात है जब ये दो तरह की रेजिस्टेंसेस आ जाएंगी तो क्या है कि जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो मजीद डिक्रीज हो जाएगा। और जब वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, विच रिड्यूसेस द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो जो प्रोजेक्टाइल की हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से हाइट क्यों डिक्रीज हो रही है। हाइट इसलिए डिक्रीज हो रही है, जैसे मैंने आपको रेंज वाले टॉपिक में बताया कि
उसके पास एक्स एक्सिस में इतनी वेलोसिटी नहीं है कि वो आगे जाके गिरे, वो पहले ही ड्रॉप हो जाती है। इसी तरह उसके पास वाई एक्सिस में भी इतनी वेलोसिटी नहीं है कि वो इससे ऊपर जाए, इस हाइट तक जाए, बल्कि उसके बजाय वो क्या करती है, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है विद एयर रेजिस्टेंस वाली, तो वो इतनी हाइट ऑब्टेन करती है, यानी इतना नीचे नीचे रहती है। कहाँ वो पहले विदाउट एयर रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर थी और कितना वो नीचे आ गई, यहाँ पर आ गई है, और फिर उसके बाद ये ड्रॉप भी पहले हो जाती है, तो उसकी रेंज भी कम होती है और हाइट भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है। अब चौथा है हमारे पास इफेक्ट ऑन द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम देखते हैं कि टाइम पे क्या इफेक्ट है। अब हम ना वन बाय वन सारे इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि पहले वेलोसिटी पे क्या है, फिर रेंज पे क्या है, हाइट पे क्या है। अब हम देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उसका जो फ्लाइट का टाइम है, प्रोजेक्टाइल को जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ग्राउंड के हिट करने तक जितना टाइम लगता है, यानी जितनी देर वो फ्लाई करता रहता है हवा में ही, तो वो जो टाइम है उस पर क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। सो आई हैव रिटन हियर, एज द वेलोसिटी डिक्रीजेस द प्रोजेक्टाइल विल टेक मोर टाइम टू रीच द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट व्हिच इंक्रीजेस द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैंने क्या लिखा है, जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होती है द प्रोजेक्टाइल will take more time to reach the point of impact। point of impact क्या होता है? point of impact होता है वो वाला पॉइंट जहां पर बॉडी ग्राउंड को हिट कर रही है। तो मैंने लिखा था प्रोजेक्टाइल विल टेक मोर टाइम, ज्यादा टाइम लेगी टू रीच द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यानी यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ पे ग्राउंड पे हिट करने के लिए प्रोजेक्टाइल क्या करेगी, ज्यादा टाइम लेगी। जब वो ज्यादा टाइम लेगी तो क्या होगा, विच इंक्रीजेज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इसका मतलब है कि उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी पे जा रहे हैं और अगर आपको कहीं जाना है और अगर ट्रैफिक जैम वगैरह नहीं है, सड़कें बिल्कुल खाली हैं, ज्यादा गाड़ियां शाड़ियां नहीं है, तो आप आराम से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हो जाता है कि ट्रैफिक जैम हो जाता है और आप रश में फंस जाते हैं और आपको काफी देर वेट करना पड़ जाता है और फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो आपको देर हो जाएगी। इसी तरह से आप एयर रेजिस्टेंस को समझे कि जो एयर रेजिस्टेंस है, जब उसके बगैर काम करना है ना, तो मतलब गाड़ियां नहीं है, रोड खाली है, साफ सुथरा है, तो आप जल्दी से पहुंच जाएंगे। बेशक आपको ज्यादा सफर करना है, ज्यादा दूर जाना है। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस है, यानी कि जब ट्रैफिक ज्यादा है, ज्यादा रश है, ज्यादा गाड़ियां हैं, तो क्या होगा, आप थोड़ा सा भी फासला तय करना है आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है, आपको इतनी देर वेट करना पड़ता है, मुश्किल से जाके आप थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं। तो इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस का भी हिसाब है। फिफ्थ वन इज इफेक्ट ऑन पाथ। अब हम देखते हैं कि पाथ पे क्या इफेक्ट होता है, यानी कि वो वाला पाथ जो प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन के दौरान कवर करती है, जिसे आप यहाँ पर रेड लाइन से देख सकते हैं, जो पैराबोलिक पाथ है जिसे हम पैराबोला कहते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। उसमें ये है कि एयर रेजिस्टेंस कॉज द प्रोजेक्टाइल टू डेविएट फ्रॉम इट्स आइडियल पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री मेकिंग इट्स पाथ मोर कर्व्ड। अब क्या करती है एयर रेजिस्टेंस, कॉज द प्रोजेक्टाइल टू डेविएट। डेविएट होता है अपनी असल हालत से हट जाना, अपनी असल हालत को बदल लेना, अपनी असल हालत से आगे या पीछे हो जाना, तो डेविएट कर जाता है फ्रॉम इट्स आइडियल पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। जो उसका आइडियल पैराबोलिक पाथ है उससे क्या करती है, डेविएट कर जाती है, हट जाती है, और हट के क्या होता है, मेकिंग इट्स पाथ मोर कर्व्ड, और मजीद कर्व्ड हो जाता है। यानी अगर आप इसे डायग्राम से ही देखें तो ये जो पहले वाला पाथ है रेड लाइन वाला विदाउट एयर रेजिस्टेंस वाला, ये पहला पाथ है जो हमने पहले डिस्कस किया था, और ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन के अंदर है ये विद एयर रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इसे गौर से देखें, एक तो सिर्फ ये पैराबोलिक नहीं रहा बल्कि साथ ये भी हुआ कि ये कर्व्ड हो गया, यानी एक तो इसने अपने पैराबोला वाली शेप खो दी है। पैराबोला क्या होता है, पैराबोला इस तरह से होती है ना, हाफ कप शेप। पैराबोला की निशानी ये होती है कि अगर हम इसे मैक्सिमम हाइट अगर इस पॉइंट पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें यहाँ तक, तो जो ये वाला डिस्टेंस है इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला और जो राइट साइड वाला है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो दोनों बराबर होंगे। यानी उस पॉइंट से इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इस पॉइंट से हाइट से इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर हम इस पाथ में देखें तो यहाँ पर तकरीबन मैक्सिमम हाइट बन रही है, और अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये वाला डिस्टेंस बहुत कम है और ये जो इस साइड वाला डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फिर क्या ये पैराबोला रहा, नहीं ये पैराबोला नहीं रहा, तो इसने अपनी पैराबोलिक शेप खो दी है। और दूसरा क्या हुआ, ये कर्व्ड भी हो गया। देखिए आप, ये पहले यहाँ से यूं जा रहा था और फिर क्या हुआ, ये क्योंकि इसने पैराबोलिक शेप खोई है, अगर ये पैराबोलिक शेप में रहता तो इस तरह से जाता नीचे, लेकिन इसने पैराबोलिक शेप खोई है तो उसकी वजह से ये इस साइड पे कर्व हो गया, यानी कि इधर जाने की बजाय थोड़ा सा इस साइड पे टिल्ट हुआ और ये कर्व शेप बना लिया इसने। तो ये इफेक्ट होता है हमारा एयर रेजिस्टेंस का पाथ के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट है वो यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद ये जो टॉपिक है ये एक साइड इन्फॉर्मेशन थी आपकी बुक में, तो मैंने सोचा कि हम उसको भी डिस्कस कर लें, क्योंकि जो आप फेडरल बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको अक्सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं और वैसे भी ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, उस पाथ से इंडिपेंडेंट है जो ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है। अब वो कैसे, इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें कि मिसाल के
तौर पर हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक पर्पल है और एक ग्रीन है, और मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इनको नीचे गिराती हूँ। एक को मैं वर्टिकली गिरा देती हूँ सीधा नीचे, और दूसरे को मैं थोड़ी सी हॉरिजेंटल वेलोसिटी देकर, जिसे मैंने यहाँ एरो से शो किया है, तो क्या किया कि थोड़ी सी हॉरिजेंटल वेलोसिटी देकर ऐसे गिराया, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ गिराया। जैसे अगर आप एक बॉल को सीधा अपने हाथ में पकड़े और ऐसे छोड़ दें तो वो क्या करेगी, वो सीधा नीचे आएगी। और दूसरी बॉल है उसे थोड़ा सा ऐसे आगे करके फेंकते हैं, यानी थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस दे देते हैं, तो क्या करेगी, वो बॉल इस तरह से आगे जाएगी। अब दो तरह की बॉल हमारे पास आ गई, एक को हमने वर्टिकली नीचे फेंक दिया, एक को थोड़ी सी वेलोसिटी देके नीचे फेंका। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों बॉल्स में से कौन सी बॉल ग्राउंड को पहले हिट करेगी। तो इसका जवाब ये है कि दोनों ही बॉल्स एट द सेम टाइम ग्राउंड को हिट करेंगी। क्या जवाब है कि दोनों ही बॉल्स एट द सेम टाइम ग्राउंड को हिट करेंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि एयर रेजिस्टेंस क्या करती है, किसी भी बॉडी की हॉरिजेंटल वेलोसिटी को भी डिस्टर्ब करती है और वर्टिकल वेलोसिटी को भी डिस्टर्ब करती है। हमने पढ़ा था ना कि एयर रेजिस्टेंस हॉरिजेंटल एक्सिस में भी असर डाल रही है अपना और वर्टिकल में भी डाल रही है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो सिर्फ वर्टिकल एक्सिस में अपना असर दिखाती है। लेकिन अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस को नहीं कंसीडर करते, तो क्या होगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं होगी, क्योंकि एक ही फोर्स थी ना एयर रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं तो अब कोई भी फोर्स नहीं होगी। जब कोई भी फोर्स नहीं है तो इसका मतलब है कि इस ग्रीन बॉल को भी, जो हॉरिजेंटली पहले थोड़ा सा हॉरिजेंटली गई है और फिर बाद में नीचे आ रही है, इसको भी एक ही फोर्स इफेक्ट कर रही है, इस पे भी एक ही फोर्स लग रही है, और वो कौन सी है, वो है ग्रेविटी। और अगर हम इस पर्पल बॉल को देखें तो ये तो ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में थी, इस पर तो पहले से ही सिर्फ एक फोर्स लग रही थी और वो थी ग्रेविटी, और अब इस पर भी सिर्फ ग्रेविटी लग रही है क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया है। तो फिर होता यह है कि ये दोनों बॉल्स क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स के इफेक्ट के अंदर हैं, इसलिए दोनों फोर्स एट द सेम टाइम नीचे आती हैं। वो इसलिए सेम टाइम नीचे आती है क्योंकि ग्रेविटी जो है वो दुनिया में हर चीज को एक जैसा नीचे खींचती है, एक जैसी फोर्स लगाती है, वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो कांस्टेंट है, वो सारे ऑब्जेक्ट को एक ही कुव्वत के साथ नीचे खींचती है। तो जो चीज इस बॉल को नीचे देर से ला सकती थी वो थी एयर रेजिस्टेंस। अगर आगे एयर रेजिस्टेंस होती तो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर हवा होती तो रुकावट आ जाती, जिसकी वजह से टाइम क्या होता है, ज्यादा लग जाता है। जैसे हम टाइम वाले इफेक्ट में भी पढ़ के आए हैं कि अगर हवा आ जाती तो इसकी वेलोसिटी जो है, जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है इस ग्रीन बॉल की, वो डिक्रीज हो जाती है। जब वो डिक्रीज होती तो उससे ज्यादा टाइम लगता नीचे आने में, इसलिए ये वाली बॉल बाद में आती नीचे और ये जो पर्पल वाली बॉल है ये पहले आ जाती। लेकिन जब हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं तो चाहे इसने ज्यादा रेंज कवर किया, चाहे इसने ज्यादा हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ग्रेविटी दोनों एक ही जैसे फोर्स के साथ नीचे खींच रही है, एक ही जितनी फोर्स लगा रही है, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए ये दोनों बॉल्स एट द सेम टाइम नीचे ग्राउंड को हिट करेंगी। और इस टॉपिक को यहाँ पर शामिल करने का मकसद ये था क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस को पढ़ रहे थे, उसके इफेक्ट को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि अगर हम उसे निगलेक्ट कर दें तो ये दोनों एट द सेम टाइम नीचे आएंगी, और अगर हम उसे निगलेक्ट ना करें, उसे इंक्लूड कर लें, तो फिर क्या होगा, ये ग्रीन वाली बॉल बाद में आएगी और जो पर्पल वाली बॉल है वो पहले आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।